गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल आपका स्वागत करता है। बच्चों, कल हम पिछले कक्षा में नया पाठ शुरू किए थे, हिमालय की बेटियां। ठीक है, तो हिमालय की बेटियां कौन कौन है? तो हिमालय बेटियां नदियां। ठीक है, ये नदियां हिमालय पर लेखक जी कहते हैं कि नागार्जुन जी क्या कहते हैं, जब नागार्जुन जी हिमालय के कंधे पर चढ़े उस समय क्या हुआ उनको, जब ये समतल मैदान में नदियां कैसे थे वो उधर जा ऊपर चढ़कर देखे तो उसका भावभंगी और स्वभाव अलग था। ठीक है, दोनों स्वभाव समतल मैदान में और हिमालय पर्वत पर चढ़कर देखे तो उधर नदियों का स्वभाव, दोनों स्वभाव कैसे थे हम कल चर्चा किए। ठीक है, और आगे लेखक जी नागार्जुन जी हिमालय के बारे में हमें क्या समझाने के लिए कोशिश करते हैं, देखेंगे। आइए बच्चों, कहाँ ये भागी जा रहे हैं? भागना दौड़ना, रनिंग। एक कवि क्या कहते हैं, हिमालय के कंधे पर शोल्डर, हिमालय पर चढ़कर देख रहे हैं लेखक जी। तो उन्होंने कहते हैं कि वहां से देखे तो ये उधर होता है ಅದು ಹೇಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು, ನಾನು एग्जांपल ಹೇಳ್ತಾ इದ್ದೀನಿ, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। तो इस तरह हिमालय पर्वत से नदियां बहते रहते हैं। उस समय क्या होता है, यह उनका उगम स्थान हो तो क्या होता है, इधर से नदी वो बहने की वो तरीका है या ढंग है, बहुत जोर बहते रहते हैं, जोर से। ठीक है, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಜೋರಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ। ಅವಾಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ये सभी कहाँ भागी जा रहे हैं? लेखक जी कहते हैं ये सभी बेटियां नदियां वहां से कहाँ भागी जा रहे हैं? वह कौन लक्ष्य जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? वह कौन लक्ष्य है? लक्ष्य उनका टारगेट बोलते हैं ना, लक्ष्य, गुरी। वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? बेचैन दुखित कर रखा है। लक्ष्य वह टारगेट, कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? देख लो, तो लेखक जी इधर बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा करते हैं। अब हिमालय पर्वत में क्या हुआ है, तो इधर से नदियां बहते हैं, ऐसा हम समझ लिए। तो ये कौन है? तो नदियों का वो उगम स्थान है ना, पैदा हुआ स्थान है। पैदा हुआ स्थान हो तो क्या है, मायके का घर हो, तवरु मणि ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, तवरु मणि इद्द हाಗೆ। मायके के घर में माता पिता भाई बहन ये सभी छोड़कर क्या होते हैं, महिलाएं विवाह होने के बाद दूसरे घर जाते हैं। तो उसी तरह इधर क्या हो रहा है, ये नदियां अपने मायके के घर से क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಈ ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತವರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ। ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹಿತ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ। आप देखते हो बच्चों, हम देखते रहते हो, कोई भाई बहन मायके घर छोड़कर जाते समय हंसते जाते हैं क्या मायके के घर से? ತವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರಾದ್ರು ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಅಳುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಏಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ? ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ, ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ। देखो अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है। ठीक है, महान पिता के, इधर पिता, ठीक है, मायके का घर, ये भागी जा रहे हैं यहाँ से। लेखक जी कहते हैं तो उस घर में
माता पिता के घर में पिताजी के विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय क्या है, अतृप्त है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। पिताजी को छोड़कर इन्होंने इस तरह खुशी से भाग रहे हैं ना, तो यह देखकर लेखक जी कहते हैं तो इन्होंने क्या कर रहे, एक प्यास में दौड़ रहे हैं। प्यास मतलब नीरड़ी के अंदर, हाँ, जो कौन है इनका ಪ್ಯಾಸ್ ಮಿಠಾ ಸಕೇಗ, ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತಹವರು ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? मिठा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घटियां, घटियां मतलब घाटियां, घाटियां मतलब क्या होता है, वो पर्वत के छोटे छोटे भाग बोलते हैं ना, कಣಿವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, पर्वतದ कಣಿವೆಗಳು घाटियां। विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिठा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, पहाड़ मतलब पहाड़, छोटे छोटे पौधे, पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे, पौधे से भरी घाटियां, मधुर आदित्यकाएं, सरसब्जी उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीलालिकेतन। अब लीलालिकेतन मतलब वे क्या कहते हैं, उनका खेल, बाल लीला मतलब बचपन की वो लीला। तब उस समय बचपन में बच्चे जो खेल खेलते रहते हैं ना, तो बाल लीला, वो कृष्ण के नाम लेते हैं हम, वाक्य उपयोग करते हैं, कृष्ण की बाल लीला मतलब बचपन के लीला, बाल्यದ ಆಟಗಳು। इनका लीला निकेतन, खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, खेलते खेलते ये नदियां जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, ये सभी है तो उधर मतलब पर्वत, हिमालय पर्वत के आसपास दिखने वाले पेड़ पौधे हैं। समझ में आ रहे ना, मतलब उस पर्यावरण का वर्णन कर रहे हैं उन्होंने, नेचर का। तो उधर अनेक तरह के पेड़ मिलते हैं, ठीक है। इधर हम देखते हैं बरगद, नीम, आम के पेड़, इस तरह हम क्या नाम दिए हैं या पेड़ देखते हैं हम उसे ढूंढ लेते हैं, तो उसी तरह ये तो क्या है, हमारे आसपास होने वाले और इस प्रदेश में मिलने वाले पेड़ है वो। तो उसी तरह हिमालय के आसपास ऐसे पेड़ दिखते हैं। ये अलग अलग जाति के पेड़ हैं, कौन कौन से देखो, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा। कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो ऐसा अनेक पेड़ों से भरा हुआ जंगल, ठीक है, तो घना जंगल में जाकर ये क्या कर रहे हैं, अपने बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बीती बातें मतलब भूतकाल के बातें, बीते हुए बातें, ಕಳೆದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ। याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बुढ़ा हिमालय मतलब हिमालय को लेकर जी क्या कहते हैं, बुढ़ा कहते हैं, क्योंकि तो ये सभी तो बड़ा है ना, मतलब ये बेटियों के पिताजी है वो, अब क्या हो गया, वो बुढ़ा हो गया। क्या कहते, देखो, बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए, नटखट मतलब तंग करने वाले, छिड़ाने वाले, ತುಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಟರು, तो बोल उड़ाळ उड़ाळ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ತೆ, ತುಂಟ ಮಕ್ಕಳು, ತುಂಟ ಸ್ವಭಾವದ ಮಕ್ಕಳು। अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन, विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो लेखक जी जाकर बड़े बड़ी चोटियों से, मतलब ये घाटियां बोलते हैं ना आपको, पर्वत के छोटे छोटे भाग, तो उसमें और एक भाग है बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए। मतलब लेखक जी वहाँ के हिमालय पर्वत में आप जाकर देखे तो क्या होता है, उधर जहाँ तक देखते हो आप वहाँ तक सिर्फ
बर्फ, तब आइस। उधर अब जितना भी जोर आवाज से बुलाओ वह क्या होता है, हम ही वापस सुनते हैं हमारा आवाज। प्रतिध्वनि यंत्र हागे। लेखक जी उधर जाके क्या करते हैं, जोर आवाज से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? चोटियों से जाकर पूछिए तो, मतलब उधर जाके पहाड़ पे खड़े होकर जोर से आवाज लगाए तो हम कुछ भी पूछो, मतलब प्रश्न पूछो, आप जोर से बुलाओ, उसका जवाब पूरा क्या रहता है, मौन रहता है। मौन मतलब साइलेंट। पूछिए तो उत्तर में विराट मौन। अब कुछ भी पूछो उधर ऊपर जाके जोर से आवाज लगा के, तो हिमालय पर्वत छोड़ दो, इधर ही हमारे गांव में जो पर्वत के पहाड़ हो, तो पहाड़ पर आप जाकर देखो, उधर कोई रहते हैं क्या? कोई ना रहते, जंगल रहता है। जंगल मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधों से वो भरा रहता है, पत्थरों से, पेड़ पौधों से। उधर जाके आप जोर से आवाज लगा के बुलाए तो कोई भी नहीं आते, ठीक है? जितना भी जोर आवाज से पूछो, आप आवाज करो, कोई भी नहीं आते। सिर्फ हमें उसका जवाब क्या रहता है, ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರು ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಸಿಗದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। पूछिए तो उत्तर में विराट मौन, मौन के सिवाय मतलब साइलेंट के अलावा, मौन के अलावा ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು अलावा उनके पास और रखा ही क्या है। अलावा मतलब सॉरी सिवाय, अलावा तो उसके अलावा मतलब विराट मौन, मौन साइलेंट, शांत, उसके अलावा हमें उधर और क्या मिलता है, ठीक है? और क्या ही रखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। देखो ना क्या कहते हैं उन्होंने, तो हिमालय पर्वत से बहने वाले ये तो दो बड़े नदियां हैं। कौन कौन से? सिंधु और एक कौन सा? ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो बड़े नदियां हैं। ये दो बड़ी नदियों का नाम लेते ही हमें उसके और कुछ छोटे छोटे नदियां उधर याद आते हैं। वो कौन कौन से हैं? सभी उदाहरण दिए उन्होंने। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। मतलब ये सभी अब क्या नाम दिए हैं, ये सभी क्या है? नदियों का नाम है, ठीक है? तो ये दो बड़े नदियों का नाम लेते ही ये सभी बड़े छोटे सभी नदियां हमें क्या होते हैं? याद आते हैं, आंखों के सामने नाचने लगते हैं। मतलब तो उनका रूप हमारे आंखों के सामने आता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ठीक है? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राजा हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। देखो तो कितनी अच्छी तरह से एक जी प्रशंसा करते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं। हम उसके बारे में सोचने लगे तो, ये दोनों नदियों के बारे में हम सोचने लगे तो उसमें विशेषता और कुछ नहीं है। ये कहाँ से आए हैं, हाँ इनका उगम स्थान कहाँ है, तो इस तरह हम सोचने लगे तो उसमें वास्तव में कुछ भी नहीं है। हम एक ही जवाब सुनते हैं कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद। मैं पहले कहा था आपको, तो नदियाँ हमेशा वे क्या होते हैं? भर कर बहते रहते हैं हिमालय की नदियाँ। मतलब जिस तरह आप जानते हैं, तो पिछले कक्षा में उसके बारे में चर्चा हुआ है
तो हिमालय के पिघले हुए दिल, पिघलना मतलब ಕರಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಒಂದೊಂದು ನೀರಿನ ಹನಿ ಇವೆರಡು ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಾಗಿ ಏನಾಗಿವೆ, ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. उसी तरह वे क्या होता है, बर्फ मतलब हिमालय पर्वत का वह बर्फ या आइस पिघल कर पानी के रूप में क्या हुए हैं, ये दो नदी, ये दो नदियां यह नाम से क्या हो रहे हैं, प्रसिद्ध होकर बह रहे हैं. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಬರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಐಸು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರಗಿ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಆ ನದಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಿವೆ, ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. देखो उन्होंने क्या कहते हैं, एक एक बूंद, बूंद मतलब ड्रॉप, एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर, इकट्ठा होना मतलब मिलना, एक एक बूंद इकट्ठा होना. ऊपर देखते हो आप आसमान में छोटे छोटे बादल क्या होते हैं, बरसात होने से पहले सभी इकट्ठे हो जाते हैं. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೋಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾವೆ. तो उसी तरह कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है. तो कब से ये ऐसा हो रहा है, ये दो महानदियां क्या हो रहे हैं, पानी के एक एक बूंद इकट्ठा होकर महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है. समुद्र की ओर ये क्या कर रहे हैं, भागी जा रही है. मतलब वे बह रहे, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹರಿದು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾವೋ, ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ. प्रवाहित होती रही है. कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र. देखो ये दो नदियां जाके समुद्र मिलते हैं ना, ये सिर्फ ये दो नदी उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, सभी नदियां जाके कहाँ मिलते हैं, अंत में समुद्र. अब लेखक जी क्या कहते हैं, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, ठीक है, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है. ठीक है, तो ऐसे ये दो बहुत बड़े हिमालय पर्वत के बेटियां हैं. तो हिमालय पर्वतದ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದ್ರಿ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ಹೌದ್ರಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು प्रशंसे आ समुद्र के दೊರೆಯುತ್ತದೆ. देखो उन्होंने क्या कहते हैं, सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राजा हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है. ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक देख लिए हम अनेक, आज इस विषय के बारे में हम चर्चा की है कि हिमालय पर्वत के नदियाँ कौन कौन से हैं. ठीक है, वो कौन कौन से, आप पूरा नाम, उसका नाम आप समझ लिए हैं. ठीक है, और तो हिमालय पर्वत के आसपास का पर्यावरण के बारे में भी हम समझ लिए हैं, और हिमालय पर्वत से बहने वाले नदियां कौन कौन से हैं, तो उधर उनका रूप कैसा होता है, ये सब आज हम चर्चा किए हैं. तो और लेखक जी नागार्जुन हिमालय के बारे में हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.